बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फिकार। तो जनाब, PSL का मेला जो कि कराची में सजा है, बस कुछ दिन इंतज़ार और उसके बाद ये मेला और ये रंगीनियाँ और ये जोशो जज्बा लाहौर में आपको नजर आएगा। फिर हम लाहौर से जो अपडेट्स हैं वो आपको देंगे कि अभी यहाँ पर कैसे मैचेस चल रहे हैं, अब क्या होने जा रहा है। तो अस्मा सिकरानी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी मैच के बारे में हम बात करेंगे। अस्मा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ आयशा, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अस्मा, कल के मैच पे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी लाहौर में तैयारियां शुरू हो गई हैं, बल्कि लाहौर में तो ज्यादा लोगों को बिठाने की गुंजाइश के हवाले से रिक्वेस्ट भी की गई है। तो क्या हो रहा है इस पे? बहुत ज़बरदस्त बात है अगर अलाउ किया जाए ज़्यादा लोगों को, क्योंकि हम वैसे भी हर जगह पे इकट्ठे ही फिर रहे होते हैं, कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहा होता। सही है। तो मुझे लगता है 2 साल के बाद PSL फाइनली इंशाल्लाह पाकिस्तान आ रहा है। पिछले 2 सीजन लाहौरियों ने कोई क्रिकेट एंजॉय नहीं किया क्योंकि वो कोविड की वजह से काफी मसला हो गया था। कोविड की वजह से अबू धाबी चला जाता था, PSL लाहौर आना होता था, फिर वो बायोसिक्योर बबल और सारी जो अरेंजमेंट्स होती हैं वो यहाँ पे थोड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी उनके लिए, तो यहाँ हो नहीं सका। उसके अलावा जितनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट हुई है बीच में, वो भी पिंडी में होना थी। कराची पिंडी में जो होने थे मैचेस, खैर वो तो हुए नहीं, न्यूजीलैंड वापस चली गई थी। और उसके अलावा कराची में मैचेस हुए हैं, वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई है भी रिसेंटली। लाहौर के लोग बहुत मिस आउट कर रहे हैं इस चीज पे। सही है। तो आपको पता है लोग कैसे हैं यहाँ पे, जितना प्यार करते हैं इस खेल से और जो हल्ला गुल्ला जो जोशो खरोश होता है यहाँ के लोगों में, तो वो बहुत मिस कर रहे हैं। और मतलब ठीक है, ओवरऑल पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम जो बड़े शहरों में हैं वो ज़्यादा रौनकें देखते हैं। अब कराची में भी हमने वो चीज़ देखी है, लेकिन लाहौर में इसका इंतज़ार इतने अरसे, क्योंकि जो एक इंसिडेंट हुआ था श्रीलंका की टीम के साथ, वो लाहौर में ही हुआ था। तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक गिल्ट आप में होता है कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में चीज़ हुई थी, और जब वापस क्रिकेट आ रही हो तो आप ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो लोगों में अब जब भी क्रिकेट और ख़ासतौर पर इंटरनेशनल क्रिकेटर आते हैं तो एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाती है। ऐसा ही लोग बहुत प्यार करते हैं इस गेम से, इतने जज्बाती हैं। हम लोगों के व्यूज देख रहे होते हैं, हम इनफैक्ट लोगों से बात कर रहे होते हैं। और मैं एज ए क्रिकेट फैन खुद भी बहुत जज्बाती होती हूँ इस गेम को लेके। बचपन में तो बहुत ही जज्बाती थी, मतलब खाना पीना ही छोड़ देती थी, टीम हार जाती थी। तो अभी थोड़ा प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखती हूँ। लेकिन लोग हैं ऐसे जज्बाती, बच्चों से लेके बड़ों तक, हर एज का आपको जो भी क्रिकेट फैन है वो आपको मिलेगा। जज्बाती इस गेम को लेके प्यार करते हैं, हर कोई क्रिकेट एक्सपर्ट है, हर किसी को एनालाइज अपने मशवरे देने होते हैं। हर कोई हमारे यहाँ पे हर कोई क्रिकेट में और सियासत में एक्सपर्ट है। और जब कोई प्लेयर आउट होता है तो घर बैठे लोग कहते हैं ऐसे बॉल करवानी चाहिए थी, ऐसे बैट घुमाना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना खेलते हैं शॉट, ऐसे ही। अच्छा, कल के मैच की अगर बात कर लें तो फिर से कराची किंग्स की मायूस कुन कारकर्दगी रही। वेरी अनफॉर्चुनेट। एक तो कराची की वैसे ही कोई टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उनको वो भी समझ नहीं आ रही कि किसको नंबर 3 पे खिलाना है, किसको नंबर 4 पे खिलाना है। हर मैच में नंबर्स चेंज कर देते हैं प्लेयर्स के। अब कुछ अजीब कश्मकश सी है, जैसे इतने बड़े नाम है, वसीम अकरम उनके साथ है इतने सालों से। बिल्कुल, वो तो स्टार्स ही उनके साथ है। एग्जैक्टली। उसके बाद बाबर की बात करें, वो हैं अभी, खैर उनकी कल बॉलिंग थोड़ी बेहतर थी, जो चीज पॉजिटिव है। अगर हम ऐसा कहें तो गलत तो नहीं होगा कि बाबर ने जो T20 में एक टीम बनाई थी, T20 वर्ल्ड कप हुआ, ये टीम शायद उनके मुताबिक नहीं बनी, इसलिए वो उस तरह कोऑर्डिनेशन नहीं चल रही। अच्छा, पता क्या होता है फ्रेंचाइज क्रिकेट में, आपको अपनी बारी पे प्लेयर को पिक करना होता है। आप और सब टीम के साथ यही होता है। और अगर आपको जब ड्राफ्ट होता है तो आपको बहुत ज्यादा काम करना होता है इस चीज पे कि आपको कौन से प्लेयर्स चाहिए अपनी टीम में। तो अगर उस वक्त आप मेहनत नहीं करेंगे तो वो ग्राउंड में आपको रिजल्ट दिखाएगी। हम मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं तो रिजवान ने भी एक प्रेजेंटेशन सेरेमनी में अपनी मैनेजमेंट को क्रेडिट दिया कि उन लोगों ने हर नंबर पे खेलने के लिए इतने जबरदस्त लड़के पिक किए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टीम पूरी की है, 11 पूरे किए हैं, उन्होंने 18 पूरे किए। उनको पता है बेहतरीन पूरे किए उन्होंने। उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी जबरदस्त, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि टीम में 2-3 चेंजेस होते हैं, वो करते हैं और पता ही नहीं चलता। टीम बिल्कुल वैसे ही जेल है, वैसे ही परफॉर्म करी है। हर लड़के को पता है कि मैंने अपने नंबर पे जाके क्या करना है। उनकी बैटिंग हो, उनकी बॉलिंग हो, उनकी फील्डिंग हो, उनकी कैप्टनसी हो, एवरीथिंग इज क्लिकिंग। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। कॉम्बिनेशन बहुत, हर नंबर पे जो लड़का है उसको पता है कि मेरा रोल क्या है, मैंने यहाँ पे ग्राउंड में जाके क्या करना है। कराची किंग्स का बिल्कुल ही ऑपोजिट है। उनका जो भी लड़के आ रहे हैं उनको पता ही नहीं है हमारा रोल क्या है, क्योंकि अगर आप हर मैच में फ्लक्चुएट करते रहेंगे
कोई कंसिस्टेंसी नहीं है नंबर की भी, तो परफॉर्मेंस में तो ये बात तो ठीक है। अच्छा चलें, आज भी एक मैच जबरदस्त होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, तो उनके शायकीन के क्या जज्बात है? सबसे पहले आपको कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो शायकीन है क्रिकेट है उनके जज्बात दिखाते हैं। लाहौर कलंदर्स वाले तो भाई कॉन्फिडेंट हैं कि लाहौर कलंदर्स ही जीतेगा। चलें, माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। माजिद साहब, आज के मैच की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम कल के मैच की बात करेंगे। डिसअपॉइंटमेंट जो है बहुत ज्यादा नहीं होती जा रही कराची किंग्स से? देखिए, आपने सबके जज्बात पूछ लिए, आपने मेरे जज्बात तो पूछे नहीं। तो मैं कराची में रहता हूँ और 5 मैच हमारी टीम हार गई और आज के बाद मेरी टीम भी लाहौर कलंदर्स है। ये माजिद साहब, ये बहुत से जर्नलिस्ट को मैंने देखा है, ट्वीट किया उन्होंने कि हमारी टीम लाहौर कलंदर्स है आपसे। देखिए, क्रिकेट में हार जीत होती रहती है। 2018 में लाहौर कलंदर्स भी 6 लगातार मैच हार गई थी। जी जी, लेकिन कराची की टीम, हालांकि अब से 2 साल पहले कराची ने टाइटल भी जीता, लेकिन कराची का जो कॉम्बिनेशन है, अभी थोड़ी देर पहले रिजवान की बात हो रही थी। अगर आपको याद हो, 3 साल पहले रिजवान जब कराची की टीम में थे तो कराची वाले उसको खिलाते नहीं थे। मुझे याद है, मैं कराची में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। रिजवान कहते थे कि मुझे एक बार मौका तो दे के देखें, और रिजवान आज जो दुनिया के बेहतरीन T20 प्लेयर बने, उसमें कराची किंग्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो क्रिकेट जो है वो दिमाग से खेली जाती है। बिल्कुल, अब ये ठीक बात थी कि जब तक आपका कॉम्बिनेशन अच्छा ना हो, वसीम अकरम के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप के पास बहुत ज्यादा पैसा है, कंट्रीज लाइक ब्रुनाई या अरब कंट्रीज के पास इतना पैसा है, लेकिन वो क्रिकेट की अच्छी टीमें इसलिए नहीं बना सकते कि पैसे से हर चीज नहीं जीती जाती। तो कराची किंग्स का जो कॉम्बिनेशन है वो आप देखें कि बहुत ही पैथेटिक कॉम्बिनेशन है। मोहम्मद आमिर अगर अनफिट हो गए तो टीम का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ गया। इमाद वसीम वो कहीं नजर नहीं आ रहे। अभी हम दूर की बात कहाँ कर रहे हैं, अभी तो हम फरवरी में दाखिल हुए। जब हम जनवरी में थे तो हम कह रहे थे कि क्या जबरदस्त बाबर आजम ने पाकिस्तान की कप्तानी की है और क्या जबरदस्त बाबर आजम ने बैटिंग की परफॉर्मेंस दी है। लेकिन अब बाबर आजम ना बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं और ना बाबर आजम को हम कप्तानी में देख रहे हैं, बल्कि बाबर आजम को बहसियत कप्तान। बात काट रही हूँ, लेकिन हमने कल के मैच में देखा बाबर जल्दी आउट हो गए तो पूरी टीम 135 पे आउट होगी। हालांकि नबी ने नीचे से आके 47 स्कोर किया। तो बाबर पे आपको लगता नहीं है कि प्रेशर है? क्योंकि उनको पता है कि मैं खड़ा रहूंगा तो ही टीम थोड़ा सा बेहतर स्कोर कर पाएगी। जीत सकेगी या नहीं ये तो जाहिर है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनको ये भी डर होता है कि अगर वो आउट हो जाएंगे तो नीचे से सारे आउट हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है और हम ये देख रहे हैं, पिछले सीजन से देख रहे हैं हम। देखिए, कल तो बाबर आजम 8 रन बनाकर आउट हुए। इससे पिछले वाले मैच में तो वो 90 रन बनाकर नॉट आउट गए, वो मैच फिनिश नहीं कर सके। बिल्कुल, दुनिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी रन्स की वजह से नहीं जाने जाते, मैच फिनिश करने की वजह से जाने जाते। देखिए, बाबर आजम अभी तक जहां छुपे हुए थे वो मोहम्मद रिजवान के अम्ब्रेला में पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में छुपे हुए थे कि बाबर आजम स्लो खेलते थे। उनका स्ट्राइक रेट आप देखें 100 से भी कम है, लेकिन मोहम्मद रिजवान मैच जितवाते थे। ये इसका मतलब ये नहीं कि बाबर आजम बुरे बैट्समैन है, नो डाउट बहुत बड़े दुनिया के बैट्समैन है, लेकिन यहाँ बिल्कुल बाबर आजम के साथ कोई ऐसी चीज नजर आ रही है, या तो कॉम्बिनेशन ऐसा है या फिर हमारे पास पाकिस्तान टीम में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ या दूसरे जो बॉलर्स हैं, यहाँ शायद बॉलिंग में भी बाबर आजम को प्रॉब्लम आ रही है। तो कराची की टीम मुझे नहीं लग रहा कि अब प्लेऑफ में जाती हुई नजर आ रही है। अब आप कोशिश करें कि जुमेरात से जब कराची में मैचेस शुरू होंगे तो शायद कराची किंग्स को कोई टेक ऑफ मिल जाए, लेकिन 5 मैच हारने के बाद अब कराची का उठना मुझे तो मुश्किल नजर आ रहा है। तो माजिद साहब, अभी हमने देखा कि ग्राउंड में भी जो शायकीन क्रिकेट थे उनकी तादाद काफी कम होती जा रही है कराची में। हालांकि अभी लास्ट मैचेस से चल रहे हैं, तो क्या जो कराची की मुसलसल पैदर पे नाकामी है उसकी वजह से शायकीन, जो खासतौर पे कराची के जो शायकीन है, उनका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है अब? देखिए, कराची में वैसे तो टूर्नामेंट का आज रात कोयटा और लाहौर कलंदर्स का आखिरी मैच है, लेकिन ओवरऑल जाहिर है डिसअपॉइंटमेंट तो है। हालांकि फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है इसमें शहर के नाम तो यूज हो रहे हैं, लेकिन कराची की टीम में आप देखें कराची का कोई प्लेयर है नहीं। लेकिन बहरहाल है ना कि अगर लाहौर कलंदर्स की टीम जीत रही है, चाहे शाहीन शाह अफरीदी उसकी कप्तानी कर रहे हैं, तो एज ए लाहौरिया आपको एक फख्र महसूस होता है कि मेरे शहर की टीम जो है वो परफॉर्म कर रही है। exactly. लेकिन यहाँ जिस डिसअपॉइंटमेंट का मुजाहरा किया है
कल रात अगर आप देखें तो कराची किंग्स के जो मालिक है सलमान इकबाल, उन्होंने भी शायकीन से माजरत की है कि मेरी टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वसीम अकरम ठीक है, दुनिया के बहुत बड़े प्लेयर थे, बहुत बड़े कप्तान रहे, लेकिन मेरे ख्याल में जो डगआउट में लोग बैठे हुए शायद यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं मिल रही। देखिए, जब बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान बने तो मिसबाह के साथ उनकी केमिस्ट्री नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही मिसबाह हटे, सकलैन मुश्ताक आए, लो प्रोफाइल कोच मिला, आप देखिए पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में फर्क आया। तो मेरे ख्याल में अब ये साल तो चले 5 मैच अभी कराची किंग्स के बाकी हैं, लेकिन कराची किंग्स वालों को भी ड्राइंग बोर्ड पे जाके बैठना होगा और सोचना होगा कि हमें कहाँ हमने क्या क्या गलतियां की। लेकिन जो परफॉर्मेंस दिखाई वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, प्लेयर बुरे नहीं है, लेकिन वही बात है कि T20 क्रिकेट में जो टीम कर जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जो टीमें इस वक्त टेक ऑफ की पोजीशन में है, टीम्स लाइक मुल्तान सुल्तान, वो टीमें जब डिप करेंगी ना, फिर उन टीमों को संभालना भी मुश्किल होगा। तो T20 क्रिकेट अजीब और गरीब क्रिकेट है। मेरा ख्याल कराची किंग्स की जो परफॉर्मेंस है वो टोटल डिसअपॉइंटमेंट है। माजिद भट्टी साहब, मैं जानना ये चाहूंगी आपसे कि आपको क्या लग रहा है, कंडीशन जो चेंज होंगी आके, उससे कितना फर्क पड़ेगा टीम परफॉर्मेंस पे? डू यू थिंक कि लाहौर में भी हम उस तरह के हाई स्कोरिंग मैचेस देख सकेंगे? हालांकि लाहौर में सर्दी भी ज्यादा है। या अच्छा, देखिए हमारे पास कराची में कल रात का जो मैच था वो तकरीबन 11:15 बजे खत्म हुआ, अदरवाइज सारे मैचेस 11:30 बजे खत्म हो रहे थे। लेकिन मैं तकरीबन 3 हफ्ते पहले जब पंजाब में था तो बहुत ज्यादा सर्दी थी, फॉग थी। अभी भी हम टीवी पर देख रहे हैं कि 11 बजे के बाद टीवी पर नजर आता है कि हाईवे मोटरवे बंद हो गया। माजिद भट्टी साहब, मैं आपको बताती चलूं कि ड्यू भी है लाहौर में, शाम 6-7 बजे से ही ड्यू होना शुरू हो जाती है, फॉग भी होती है रात को। देखिए, जब सर्दी होती है तो पिचेस की प्रिपरेशंस में भी काफी मुश्किल पेश आती है। फिर जाहिर है खिलाड़ी भी इंसान है, सर्दी में गेंद में रात को 11:30 बजे अगर मैच खत्म होता है तो एक विजिबिलिटी भी पुअर हो जाती है, टेलीविजन की जो प्रोडक्शन है उसमें भी फर्क आता है, तस्वीर इतनी क्लियर नहीं होती है। तो लाहौर में मसाइल तो बहुत ज्यादा है। इसके भी मैंने मेट ऑफिस का पढ़ने की कोशिश कि अगला वीक जो है वो सनी है, तो अब उम्मीद है कि जुमेरात से जब मैच शुरू होंगे तो लाहौर का मौसम बेहतर होगा और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेकिन मेरा ख्याल में अगर मजीद एक वीक कराची में टूर्नामेंट करके उसके बाद आखिर के कोई 10 मैच लाहौर लेके जाते तो हो सकता था कि लाहौर का मौसम उस वक्त तक बेहतर हो जाता है। लेकिन इस वक्त धुंध और सर्दी के अंदर मेरे ख्याल में हमें इतनी अच्छी शायद क्रिकेट देखने को ना मिले जितनी हमें कराची में मिली। कराची में, क्योंकि कराची का वेदर बहुत डिफरेंट है लाहौर से। तो माजिद साहब, अभी जो आज का मैच, आखिरी मैच, अगर हम उसकी बात कर लेते हैं तो आपके ख्याल में आज, क्योंकि लाहौर कलंदर्स भी अब तक अच्छा परफॉर्म कर रही है और कोयटा ग्लैडिएटर्स की भी बेहतर परफॉर्मेंस है, तो आपके ख्याल में आज का मैच का पलड़ा किसका भारी है? देखिए, सरफराज अहमद अंडर प्रेशर है, एक मैच सिर्फ जीत सके, 3 मैच उनकी टीम हार गई है, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, उनकी टीम भी क्लिक नहीं कर सकी। दूसरी तरफ आप देखें कि शाहीन शाह अफरीदी, जिनके बारे में बहुत सारे जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो कह रहे थे कि बहुत जल्दी उनको कप्तान बना दिया गया, लेकिन शाहीन शाह आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन लास्ट मैच में जो हमने शाहीन शाह अफरीदी की कामनेस देखी, आपको पता ही है लास्ट 3 ओवर्स में कोई बहुत ज्यादा रन्स तो चाहिए नहीं थे, आजम खान और आसिफ अली स्ट्राइक पे थे, लग रहा था कि आसानी हो जाएगा, लेकिन शाहीन, हारिस और जमान ने जिस तरह की बॉलिंग की, व्हाट डू यू थिंक कि ये कॉन्फिडेंस और ये कामनेस कहां से आती है? देखिए, ये तो इंसान की एक इनबिल्ट चीज होती है, इसमें ना जज्बाती कोई किसी को बना सकता है, ना कोई किसी को कामनेस दे सकता है। लेकिन जिस इलाके से शाहीन शाह अफरीदी बिलोंग करते हैं, ये बहुत रेयर है कि इतने काम है वो। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी चीज है कि हम एक फ्यूचर के कप्तान को तैयार करने जा रहे हैं। और जिस तरह पिछला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड का 12 रन चाहिए थे, और आप देखें कि कश्मीर डे था, मीरपुर से उस बच्चे का ताल्लुक था, जमान खान का, क्या जबरदस्त उसने बॉलिंग की है और 3 रन दिए। ना सिर्फ लाहौर कलंदर्स ने मैच जीता, बल्कि कश्मीर डे पर जमान खान जो है एक कश्मीरी बच्चा शह सुर्खियों में आया। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी चीज है कि हमें एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी जैसा कप्तान भी नजर आ रहा है, दूसरी तरफ जमान खान जैसा एक उभरता हुआ बॉलर भी नजर आ रहा है। और ये जमान खान 20 साल के बॉलर हैं जो कश्मीर प्रीमियर लीग से ऊपर आए थे। आज आप देखें कि दुनिया भर में उसका चर्चा हो रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग का ये तो खासा है कि इसमें हमें मैचेस तो अच्छे मिलते हैं, लेकिन
हमें फ्यूचर के स्टार भी नजर आते हैं कि बहुत सारे यंग प्लेयर जो इग्नोर हो रहे होते हैं, अचानक से वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ज़मान खान इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे। स्टार्स हैं जो कि बनने जा रहे हैं PSL के जरिए। बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब आपकी गुफ्तगू का। और असमा, जैसे कि हम बात करें लाहौर में अब जब मैचेस आ रहे हैं, तो आपके ख्याल में अभी जो वेदर की कंडीशंस चल रही हैं, क्या ऐसा मसला हो सकता है कि अगर यहाँ पर मैच? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, आपको पता ही है बिल्कुल सर्दी का एंड है। 2-3 दिन शायद इस तरह से और होगा, जैसे जैसे 2-3 मैचेस हो जाएंगे, टूर्नामेंट थोड़ा डीप जाएगा तो मौसम बेहतर हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से अच्छा, अगर तो ऐसा ही मौसम रहता है, क्योंकि चलें वेदर फोरकास्ट के मुताबिक तो यही है कि आगे पूरा वीक सनी है, लेकिन अगर ये फॉग रहती है या ठंडा मौसम रहता है तो ऐसा हो सकता है कि मैच वापस कराची शिफ्ट कर दिए जाए। वापस कराची शिफ्ट करना मतलब कोई उसकी वजह नहीं है। आप मैच को थोड़ा अर्ली शुरू कर सकते हैं। आपको पता है कि ड्यू रात को होती है, फॉग भी इतनी कोई रोज नहीं होती है। अभी देखा आज सुबह भी कुछ फॉग एग्जैक्टली इस तरह से नहीं है। मौसम थोड़ा बेहतर हो रहा है, लाहौर का मौसम बेहतर हो रहा है। आई होप कि आज लाहौर और कोयटा का जो आखिरी मैच है कराची में, वो भी जबरदस्त होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बेहतर होनी चाहिए, एक अच्छा कंटेस्ट होना चाहिए बस। अच्छा, और जीते जो भी टीम, अच्छा बात फिर वही है ना कि वो सब पाकिस्तान की टीमें हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स ठीक है अपनी जगह खेल रहे हैं कि जो भी टीम जीतेगी ना वो हमारी टीम है, पाकिस्तान की टीम है, चाहे वो लाहौर हो, कराची हो, मुल्तान सुल्तान्स हो, कोयटा ग्लैडिएटर्स हो, जो भी हो वो हमारी टीम है। चलिए अस्मा, थैंक यू सो मच। आप प्रोग्राम में आती हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत खुशी होती है आपसे बात करके, खास तौर पर क्रिकेट के हवाले से मुझे बहुत मजा आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज कुछ शायराना सा मिजाज भी हमारा हो रहा है, तो हमने कहा कि हम कुछ जो अवामी शायर हैं उनके हवाले से भी गुफ्तगू कर लें। हबीब जालिब साहब की अगर हम बात करें तो कौन नहीं जानता उनको, और पाकिस्तान की जो शायरी की तारीख का बहुत बड़ा नाम है। उनको अवामी शायर कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा, दस्तूर उनकी पहचान बना। बल्कि फैज़ अहमद फैज़ साहब कहते थे कि वलीद दकनी से लेकर और जो उसके बाद के जितने भी शायर आए, मतलब उन किसी भी शायर को इतने सामे नसीब नहीं हुए जितने उनको नसीब हुए जालिब साहब को। तो इस हवाले से उन्होंने तो मोहर तस्दीक सब कर दी कि भाई जो हबीब जालिब साहब थे वो अवामी शायर थे, बागी शायर भी कहलाए। और उनकी ख़ास तौर पे जो उनकी नज़म थी, मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता मैं नहीं मानता। खैर, मैं शायद थोड़े से अल्फाज आगे पीछे कर गई हूँ, लेकिन ये मशहूर है उनकी नज़म जो सबसे ज़्यादा है। हमारे कुछ जो सियासतदान हैं वो भी उनकी नज़म काफ़ी जलसों जुलूसों में हमें पढ़ते हुए नज़र भी आए। अच्छा, हबीब जालिब साहब के हवाले से हम बात भी करना चाहेंगे, उनकी शख्सियत, उनकी शायरी के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनकी बेटी ताहिरा जालिब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है। साथ ही साथ उनकी ग्रैंड डॉटर सारा भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा ताहिरा, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, इतने बड़े वो शायर थे और जैसे मैंने बात की कि अवामी शायर थे, उनकी शायरी, उनकी किताबें घर में होती होंगी, आप लोग पढ़ते होंगे। मेरा ख्याल है घर वालों में से अगर कोई ऐसा शायर हो तो घर के बाकी बच्चों को वो चीज़ें ज़बानी याद हो जाती हैं। जी बिल्कुल। छोटी सिस्टर वो भी शायरा, उनसे छोटी सिस्टर वो भी शायरा हैं। अच्छा। कॉलम भी लिखती हैं, भाई भी शायर हैं। और मैं असल में गॉड गिफ्टेड होता है ये, ऐसे है। तो मेरे हिस्से में जो आया है, मैं उनके नक्शे कदम पे चल रही हूँ। उनका कलाम जो है उनके तरन्नुम में पढ़ती हूँ। और अच्छा। जी, और मेरी फाउंडेशन है फ़िक्र जालिब फाउंडेशन, उस प्लेटफॉर्म से मैं उनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हूँ। और बाकी जो ड्राइविंग भी सिखाती हूँ। अच्छा। काम के हवाले से करीम भी चलाती हूँ। ये मतलब सारे बच्चे जो हैं अपने वालिद के कहीं ना कहीं नक्शे कदम पर चल रहे हैं, चाहे वो शायरी के हवाले से हो, चाहे वो कोई और सोसाइटी के हवाले से सोशल काम हो, सोशल इश्यूज़ के हवाले से काम करना हो। अच्छा, हम अल्लामा इकबाल साहब के हवाले से पढ़ते थे कि उन्होंने अपने बेटे जावेद इकबाल को ख़त लिखा, उन्होंने अपने बेटे को ख़त लिखा और उसमें उनको नसीहतें की और उनको आगे जो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है इस हवाले से बताया। जालिब साहब ने भी आप लोगों का भी कोई ख़त या नसीहत ज़िंदगी में ही की? जी, वो नसीहतें तो वो करते ही रहते थे कि किसी से बेटा लेना नहीं है, बस मेरी तरफ देखो कि मैंने किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि किसी के आगे झुकना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है। और बस वो ये कहते थे कि आपने पढ़ना है। अच्छा। पढ़ना है और कुछ बनना है। तो
माँ के साथ रहना है, माँ की खिदमत करनी है और सबका अदब करना है, एहतराम करना है, बस। सही। अच्छा सारा, आपके हवाले से हम आपकी जालिब साहब के साथ क्या वक्त गुजरा, उनके साथ कोई आपकी यादें हैं तो वो शेयर करें हमारे साथ। बिल्कुल, बहुत कम टाइम जो है वो जालिब साहब के साथ गुजरा, क्योंकि आई वॉज बॉर्न इन कराची। अच्छा। ब्रॉटअप भी कराची में हुई, तो 89 में हमारा आना लाहौर हुआ और 93 में जालिब साहब का इंतकाल हो गया। तो जब कराची से आया करते थे लाहौर, तो दादा का एक काम हुआ करता था कि वो चेक किया करते थे बच्चों का कि उनका IQ लेवल क्या है। अच्छा। और बिल्कुल, और वो किस तरह से जो है वो पढ़ने लिखने में, खासतौर पे बेटियों से बहुत मोहब्बत थी उनको, और वो देखा करते थे कि वो किस तरह से पढ़ लिख रहे हैं और क्या उनके मतलब किस हद तक जो है वो अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं। अच्छा। तो वो अक्सर ऐसा होता था कि वो अपने ड्राइंग रूम में सुबह के वक्त जब नाश्ता कर रहे होते थे तो बैठे होते थे और उनके सामने अखबारात का एक ढेर होता था। तो वो एक बार ऐसे ही हुआ, हम जब मिलने के लिए आए थे तो वो बैठे हुए थे, उनके आगे उर्दू और अंग्रेजी अखबारों का ढेर लगा हुआ था और उन्होंने मुझे बिठाया और पूछा कि उनका इतना मोटा चश्मा होता था जिसको वो यहाँ पर रखते थे। अच्छा। और वो बिल्कुल, और आई कैन विजुअलाइज दैट के आंखें उठा के तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें, मतलब सच में दादा थे। नहीं, ही वाज वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल एंड वेरी लवली, बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक। गो के टाइम कम गुजरा, लेकिन वो मुझसे उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजी का अखबार उठाओ और पढ़ो। अच्छा। तो आई वाज इन स्टैंडर्ड 2, तो मैंने वो पढ़ा और फरफर सुना दिया। एंड ही वाज लाइक के सीना फूल जाता है, फख्र हो रहा है कि छोटा सा बच्चा और वो इंग्लिश इतना फ्लुएंटली पढ़ रहा है। तो उसके बाद क्योंकि उर्दू के शायर थे, हाँ। तो देखा कि कहीं ये उर्दू दान के घर में ऐसा कोई बच्चा ना पैदा हो कि जिसको उर्दू से कोई बिल्कुल इंग्लिश मीडियम बच्चा और जिसको उर्दू से कोई शगफ नहीं है, हाँ। कोई ताल्लुक नहीं है, उसको पढ़ना ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा अच्छा इसको छोड़ो, और उसके बाद उन्होंने मुझे उर्दू का अखबार पढ़ने के लिए कहा। अच्छा। वो भी मैंने पढ़ दिया, मतलब पूरा इम्तिहान लिया और वो भी पढ़ दिया। उसके बाद मुझे वो खूबसूरत सा एक एहसास है, उन्होंने मेरे माथे पे एक बोसा दिया जो कि बहुत अभी तक जो है वो याद रहते हैं। और इनाम के तौर पर उस वक्त 10 रुपए बहुत हुआ करते थे। आई वॉज टॉकिंग अबाउट इन 90s, लेट 90s। तो 10 रुपए जो है वो मुझे मेरे हाथ में दिए, और हमारी अम्मा ने इजाजत नहीं दी थी कभी पैसे लेने की, क्योंकि जो भी चीज खानी होती थी वो घर में ही अवेलेबल होती थी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे पैसे नहीं लेने। अच्छा। मैं पैसे नहीं लूंगी। तो किसने मना किया? हमने कहा अम्मी ने मना किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि अच्छा आपको पैसे लेने से अम्मी ने मना किया, तो मैं तो दादा हूँ। मैं कहा अम्मी ने यही कहा था कि कभी दादा ने जो है वो, आपके दादा कभी किसी से पैसे नहीं लेते, आप उनकी पोती हैं तो आप घर में भी पैसे मत लें। तो ये हमारी एक तरबियत का अंदाज था कि घर में शुरू से ही जालिब साहब को आइडियलाइज किया गया, करवाया गया, और उनकी जो खिदमात, जो जद्दोजहद है, उसको बचपन से जो है वो हमारे अंदर बिठाया गया, समझाया गया कि उनकी ये सोच है। अब जब बड़े हो गए हैं तो उसके बाद उनकी जद्दोजहद, उनके वो तमाम कारनामे, जो खिदमात जो इन्होंने इस अवाम की खातिर जो सऊबतें बर्दाश्त की, लेकिन अपने हक गोई, अपने रास्त गोई और अपने जो एक उनका नजरिया था उस पर डटे रहे, और उसके जो भी हुआ वो सबके सामने। मेरा नहीं ख्याल कि जालिब साहब का किरदार जो है वो, घर में ऐसे बुजुर्ग होने चाहिए, हमें अपने बुजुर्गों की कदर करनी चाहिए। बिल्कुल, घर में ऐसे बुजुर्ग लाजमी होने चाहिए जो बच्चों की, अपने पोते पोतियों की तरबियत में इतना अहम रोल प्ले करते हैं। और खास तौर पर अगर वो शायर अवाम भी हों तो फिर तो क्या ही कहने कि आपसे इंग्लिश अखबार भी पढ़ाया, उर्दू भी पढ़ाया। बिल्कुल। अच्छा ताहिरा, आपसे मैं सवाल करना चाहती थी, अभी कुछ दिन पहले एक नाखुशगवार सा वाकया पेश आ गया था और इस हवाले से आपने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज भी किया था, तो इस हवाले से बताएगा कि अब वो एहतजाज आप लोग कंटिन्यू करेंगे, कोई लाहे अमल भी बनाया है आप लोगों ने? बात ये है कि एहतजाज मैंने किया, आपको पता है कि सारी दुनिया जालिब साहब को, पूरी कौम जो जालिब साहब को बहुत ज़्यादा लाइक करती, प्यार करती हैं, अदब करती है, एहतराम करती है, और वो उनको अपना लीडर मानती हैं। बिल्कुल। मैंने एहतजाज किया है। आफ्ताब इकबाल साहब जो कह रहे हैं कि मैं, वो तो शायर ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो बात करना उनका गलत है। तो आप जिसके बारे में फैज साहब ने कह दिया कि
मुझे हबीब जालिब साहब की इतनी कुर्बानियाँ हो गई, मुझे अब उनके सामने आते शर्म आती है। तो इसके बारे में हामिद मीर साहब हैं, भाई हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, तो उन्होंने भी ट्विटर पे अपना ये बयान लिखा कि फैज़ साहब ने जिनके बारे में कह दिया हो तो किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो सर्टिफिकेट वो एक खुद ही बहुत बड़ा फैज़ साहब है जिन्होंने कह दिया जालिब साहब के बारे में। बिल्कुल। तो अब ये है कि लीगल नोटिस भिजवाना है, उनको 3 दिन का टाइम दिया था मैंने, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई वो नहीं आया, पैगाम नहीं आया। जैसे कि देखिए उन्होंने अपना नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के ये बात की है, तो मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे माफ़ी मांगे, मैं ये बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं कहूँगी मुझसे माफ़ी मांगे, वो कौम से माफ़ी मांगे, वो कौम के हीरो थे। बिल्कुल कौम के हीरो थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जालिब साहब की शायरी को सब पसंद करते हैं, अवामी ही वो हीरो थे, अवामी शायर थे और हम सब उनसे मोहब्बत भी करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाई हैं। आपका भी सारा, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक से भी हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। एक अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करनी है कि पाकिस्तान के मशहूर तनसाज यहिया भट्ट साहब इंतकाल कर गए हैं गुज़श्ता रोज़ लाहौर में। और अगर उनकी खिदमात के हवाले से, बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, उनकी खिदमात के हवाले से अगर हम बात करें तो उन्होंने मिस्टर एशिया, मिस्टर ओलंपिया और मिस्टर पाकिस्तान का भी जो टाइटल है वो जीता है। मतलब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग का जो शोबा है पाकिस्तान में, इससे पहले इतना नहीं थी बॉडी बिल्डिंग, लेकिन उन्होंने इसको प्रमोट किया और वो बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के चेयरमैन भी थे। अच्छा, कैंसर के आर्जे में वो मुब्तला थे गुज़श्ता कुछ अरसे से। 2020 में उनको कोरोना वायरस हुआ और जब उससे सेहतयाब हुए तो पता चला कि उनको बड़ी आंत का कैंसर है और उसके बाद बड़ी आंत के कैंसर का ही इलाज करवाते रहे और फिर गुज़श्ता रोज़ उनका इंतकाल हो गया। उनकी खिदमात के हवाले से हम बात करेंगे। रहमान अब्बास हमारे साथ हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। रहमान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रहमान, प्रोग्राम में खुश आमदीद आपको कहती हूँ। यहिया भट्ट साहब के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आप उनके काफ़ी करीब भी रहे हैं, उनके साथ आपकी मुलाकातें भी रही हैं। किस तरह का वक्त आपका उनके साथ गुजरा? और जो मैं बात करी थी कि बॉडी बिल्डिंग में उन्होंने बहुत सी खिदमात अंजाम दी हैं, शायद इतना पहले रुझान नहीं था जितना उन्होंने काम किया है। पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का ये सबसे टफ मुश्किल इंटरव्यू है। इतने गम वाले दिन बात करना, आप इमेजिन करें कि इमोशनली और दिल भी बहुत उदास हो चुका हुआ है। देखें, उनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो पर्सनली कैसे हैं, उनकी आदत कैसी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं प्रैक्टिकली पहले समझता था कि पता नहीं कि एक पर्सन इतना नाम होने के बाद शायद वो इतना नहीं बुलाता। 2 चीजें जो उनकी खासियत थी वो उनमें खास बात थी। एक, पैसा होने के बाद इतना अल्लाह ताला ने नेमतें दी, उनमें मैं नहीं थी, नॉर्मली हो जाता है। दूसरी बात यह कि खूबसूरती और इतना ताकतवर इंसान होने के बाद उसमें एक अपनी मैं आ जाती है, वो नहीं थी। पहले मैं समझता था कि अच्छा पता नहीं कोई ईगो है, ये इस तरह सारा कुछ है, लेकिन पर्सनली अटैचमेंट होने के बाद प्रोफेशनली भी और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि बहुत बड़े इंपोर्टर भी थे, इक्विपमेंट्स वगैरह जो ना इंपोर्ट करते थे। अच्छा। तो एक उनसे ना दोस्ती होती गई और कभी भी ऐसा नहीं उनके साथ खाना खाना, मुलाकातें तो सभी की ज्यादा है, पूरा पाकिस्तान जानता है, लेकिन प्रैक्टिकली उनके साथ जब वक्त गुजरा कि वो इंसान कैसा है, डाउन टू अर्थ पर्सन, कि अल्लाह ताला ने इतना सारा कुछ देने के बाद वो पर्सन लगता नहीं कि उसके पास ये सब कुछ है, कि नॉर्मल सा इंसान है। चाहे कोई बिगनर आ जाए, चाहे कोई छोटा इंसान आ जाए, उसके शागिर्द आ जाए, क्योंकि उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता था। जिंदगी के 3 हिस्से उन्होंने इस फील्ड को दिए, 3 डेकेड्स। तो इतना देने के बाद और फिर स्टिल इतना सब कुछ होने के बाद डाउन टू अर्थ रहना और हर वक्त अल्लाह को याद करना, फिर डर रहना कि कुछ भी हो सकता है, कि जाहिर बात है हम फानी हैं, हमने खत्म हो जाना सब ने, ये वक्त लिखा है। लेकिन इमोशनली आज मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि दिल में आ जाता है कि होना है, बेशक होना है, खत्म होना है सब कुछ, बात समझ सकते हैं, लेकिन इंसान के साथ एक वक्त गुजरने के साथ साथ कि जब इंसान उसको समझता है कि वो इंसान कैसा है, ये सारा जिस्म, ये सारा उसकी अमानत है, जाना है, बेशक जाना है, लेकिन एक वक्त एक अच्छा इंसान हमने खो दिया। समझ ले कि इस बॉडी बिल्डिंग पाकिस्तान में वो इस
के पिलर थे, चाहे वो प्रोफेशनली थे, चाहे वो इम्पोर्टर थे, वो इसका एक पिलर थे। और इस वक्त समझे कि जो भी जानता है, मेरे हिसाब से तो पूरा पाकिस्तान जानता है, तो वो सभी जो है ना उदास, और जो शिरकत नहीं कर सकते तो वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ अपना दुआओं में, ताकि उनके लिए अब हम दुआ कर सकते हैं कि आने जो अल्लाह ताला है उनकी मगफरत अता फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और अगली जो जिंदगी है वो आसान करे। आमीन हम आमीन। दुआ कर सकते हैं। हम बिल्कुल समझ सकते हैं रहमान आपके इस वक्त जज्बात क्या हैं, आपके लिए बात करना भी मुश्किल है, बल्कि साथ साथ हम अपने नाजरीन को ये भी बता दें कि 10:30 बजे याहिया भट्ट साहब का जनाजा भी है, तो जो लोग उसमें शिरकत करना चाहते हैं तो वो उसमें शिरकत कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रहमान, आपने याहिया भट्ट साहब के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनके साथ जो आपका वक्त गुजरा, हमसे भी वो लम्हात शेयर किए। यकीनन वो बहुत बेहतरीन इंसान थे और उन्होंने पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत कुछ किया। एक छोटी सी ब्रेक से भी हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, सोशल मीडिया का दौर है। हम अपने प्रोग्राम में अक्सर सोशल मीडिया के हवाले से जो वायरल चीज़ें हैं उनको शामिल करते रहते हैं, आपको दिखाते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर क्या चीज़ है जो कि सबकी तवज्जो का मरकज़ है। और आजकल जो सबकी तवज्जो का मरकज़ है वो है A+ का एक ड्रामा था जो 2020 में वो ड्रामा रिलीज़ हुआ था। जुड़वा नाम था उसका, और उसमें जो 2 बहनें थी, जुड़वा थी शीज़ा और फ़िज़ा, और उनके हवाले से कोई क्लिप जो था वो इन दिनों में वायरल हो गया। उस क्लिप के बाद तो मेरा ख्याल है उस ड्रामे को देखने वाले लोगों की जो तादाद है वो भी एकदम से बढ़ गई। शायद तब इतना वो ड्रामा नहीं देखा गया होगा जितना वो आजकल में देखा गया है। वो क्लिप पहले मैं आपको दिखाती हूँ, फिर इस पर बात करते हैं। मतलब सुन के ही थोड़ा अजीब सा लगता है ना कि 2 ट्विंस बहनों की शादी अगर 2 भाइयों से हो गई है तो वो आपस में एक्सचेंज हो गई हैं, और बड़ा ये अजीब सा वो एक सुन के लगता है। लेकिन चले, बहरहाल इसकी स्टोरी क्या थी, मैंने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा, लेकिन अब मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं भी ये ड्रामा लास्ट भी देखूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं अशर असगर साहब जो कि इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम अशर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अशर, आपका ड्रामा इतना एकदम से वायरल हो गया है। 2020 में ये रिलीज हुआ था, लेकिन 2022 में एकदम से सोशल मीडिया पर सिर्फ शीज़ा और फ़िज़ा चल रही हैं। क्या ऐसा हो गया? इस ड्रामे की स्टोरी क्या थी कि एकदम से इतना ज्यादा वायरल हो गया है? आयशा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले एक छोटी सी करेक्शन कर दूं आपकी। आपने अभी ये भी जिक्र किया कि ड्रामा शायद अब वायरल हुआ है और अब इसके व्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन कर दूं मैं आपकी कि ये वायरल वाले सीन से पहले इसके तकरीबन पिछले 1-1.5 साल में जो YouTube पे व्यूज थे वो मोर देन 8 मिलियन थे, 8.1 तकरीबन। अच्छा। और ये वायरल वाले सीन के बाद सिर्फ जो व्यूज में इजाफा हुआ है वो 8.4 मिलियन पे पहुंचे, जो अभी आज सुबह मैंने देखे। अच्छा, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मिलियंस का इजाफा हुआ है। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ अशर, क्योंकि मैंने कल परसों एक सोशल मीडिया पे ही एक मैं पिक्चर देख रही थी, स्क्रीनशॉट देख रही थी YouTube का, तो किसी ने ये नीचे लिखा हुआ था कि इस ड्रामे के क्लिप के बाद इसके व्यूज इतने ज्यादा बढ़ गए, तो मैंने भी आपसे फिर वही बात शेयर की। मैं वही आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि एक्चुअली मिसकंसेप्शंस है ना, हम लोग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक चीज को वायरल कर देते हैं और उसकी बेस पे सारी चीजें निकलने लग जाती हैं। कोई मेरा प्ले है, मैं तो अपने रूटीन में तमाम प्लेस को मॉनिटर कर रहा होता हूँ, तो ये पिछले 1 साल से A+ के जो YouTube चैनल है उसकी टॉप पॉपुलर वीडियोस में 3rd या 4th नंबर पे थी। और 8.1 मिलियन व्यूज थे इसके जनवरी तक। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि एक सीन वायरल हुआ है, मीम्स बन रही हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कितने लोगों ने इस प्ले को देखा है आप अंदाजा कर लें। यानी कि 8.1 मिलियन ने पहले देखा था और आफ्टर वायरल सिर्फ 0.3 मिलियन लोगों ने देखा है। दैट मीन्स लोग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक सीन उठा के वायरल करके उस पर डिस्कशंस कर रहे हैं, उस पर मीम्स बन रही हैं, लेकिन किसी को कहानी का बैकग्राउंड नहीं पता, पूरी कहानी क्या है, ड्रामा क्या है। और जो पुराने 8.1 मिलियन व्यूज हैं, जाहिर है मैं अपने प्लेस के कमेंट्स वगैरह रूटीन में देख रहा होता हूँ, ताकि जाहिर है हमें सीखने का भी बहुत मौका मिलता है अपने व्यूवर्स की राय से। तो आप वो कमेंट्स उठा के देखें, ये जनवरी से पीछे के, तो 80-90% पॉजिटिव कमेंट्स हैं। किसी ने इस किस्म की तनकीद नहीं की, किसी ने कोई ऐसी नेगेटिव राय नहीं दी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक पूरा ड्रामा देखते हैं, कहानी का बिल्टअप आपको समझ आता है, क्यों इस तरह की एक वाकया हुआ है, उसके पीछे क्या है, क्या साजिश थी, वो पूरे कॉन्टेक्स्ट में आपको कहानी समझ आती है। जबकि अभी बगैर सियाको सबाक के एक सीन उठा के उसके आगे पीछे किसी को पता नहीं और उस सीन की बेस पे डिसीजंस किए जा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। और इवन मैं अभी आज सुबह ही देख रहा था, जिन लोगों ने बाद में भी देखा है प्लेस जिसमें नए कमेंट्स भी हैं, उसमें भी 50-60% लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स हैं कि इट वाज अ नाइस ड्रामा। इवन
कल वो बड़ा एक वायरल हुआ हुआ है स्क्रीनशॉट, हमारी एक सीनियर आर्टिस्ट है उष्णा शाह, तो दीवा मैगजीन ने भी पोस्ट किया हुआ था। मेरी बिल्कुल उष्णा शाह से कोई मुलाकात नहीं है, ना हमने इत्तेफाक से कभी इकट्ठे काम किया। आई थिंक पता नहीं वो मुझे जानती भी है या नहीं। अच्छा। लेकिन उन्होंने बड़ा पॉजिटिव फीडबैक इस प्ले के ऊपर दिया हुआ है कि इट वाज अ नाइस ड्रामा, और मैंने देखा है और मुझे तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं लगी। अच्छा, वैसे क्या स्टोरी थी अशर इसकी? क्योंकि मैं खुद भी जैसे अभी बात कर रही थी कि अब मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है उस सीन के बाद मैं ड्रामा लाजमी देखूं, मैं देखूंगी इंशाल्लाह। लेकिन आप ये बताएं कि असल में क्या सीन, क्या सिचुएशन क्या थी कि इस तरह दुल्हनें बदल गई, ट्विंस थी, तो वो ये भी पता नहीं चला कि ये उस दुल्हा की है, ये उस दुल्हा की है? नहीं देखें, सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये एक ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर होके कहानी लिखवाई थी मैंने, ठीक है। ऑब्वियसली ये चीज हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते, और ट्रू इंसिडेंट को बिल्कुल एज इट इज कभी भी एक्सपोज नहीं किया जाता, उसकी ड्रामाई तश्कील की जाती है। तो एक तो ये चीज थी। दूसरा, ड्रामा बनाने का जो मेन आंसर होता है वो होता है एंटरटेनमेंट, और हमारी कोशिश होती है कि उस एंटरटेनमेंट के पहलू के साथ साथ कोई ना कोई मैसेज ओरिएंटेड चीज हो। अब चूंकि लोग सिर्फ एक क्लिप को देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि शायद कोई बहुत बोल्ड सब्जेक्ट है या शायद कोई बहुत नेगेटिव थीम पे बेस करता हुआ ड्रामा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। दो जुड़वा बहनों की कहानी है जो कि एक ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर है। उनकी शादी होती, असल में थोड़ा सा ना हम लोग रिलेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा लॉजिक्स में कि जी सोशल मीडिया का दौर है, उन्होंने लड़कों को भी नहीं देखा। मैं समझता हूँ आप इस कहानी को ये समझ लें कि जी 1999 की कहानी है, तो आपकी 80% लॉजिक्स तो वैसे ही क्लियर हो जाती है। हम कहीं पे भी स्क्रीन पे शो नहीं कर रहे कि 2022 है, बिल्कुल पहली चीज। और दूसरी चीज उसमें यह है कि बेसिकली दो जुड़वा बहनें हैं, और जिस घर में उनकी शादी हुई है उस घर में एक खातून है जो अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी, उनकी रिलेटिव है, और ये उनकी साजिश है। अच्छा। वो अपने गुस्से में, अपने बदले की आग में ये सारी हरकत करती हैं। और उसके साथ साथ एक और मैसेज था जिस पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई और जिस पे हमारा फोकस था, हम कोशिश करना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी खामी है कि हम किसी भी चीज को बेस बना के, किसी भी झूठ को सच साबित करने के लिए कुरान पाक को बीच में ले आते हैं, कुरान पाक पे झूठी कस्में खा लेते हैं। तो बेसिक इस प्ले का असल कॉन्सेप्ट ये था कि वो खातून फिर झूठी कसम खाती हैं कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, और फिर अल्लाह ताला की तरफ से उस खातून को सजा मिलती है, और वो फिर आके कथारसिस करती है, माफी मांगती है, बताती है कि सब मेरा है। तो बेसिक पर्पस तो एंटरटेनमेंट था, साथ एक मैसेज था, लेकिन वो एंटरटेनमेंट और मैसेज पीछे चला गया और सिर्फ एक क्लिप वायरल होके बस उसी के ऊपर डिबेट हो रही है। दूसरा, टेक्निकली भी ये प्ले बहुत मुश्किल था, आप लोग और दूसरा आप ये देखें, मतलब जो हमारी लीड आर्टिस्ट है किरण ताबीर, वो ऑब्वियसली उनकी कोई ट्विन सिस्टर नहीं है, वो अकेली हैं, और हमने उसको जिस तरह शूट किया है, हमारे जो एक लिमिटेड से रिसोर्सेज होते हैं पाकिस्तानी मीडिया के, हमारे हवाले से कोई ये भी नहीं कि कोई ये लाखों का या करोड़ों का ड्रामा है, एक सिंगल प्ले था, बहुत मामूली से बजट में हमने उसको एक्सपोज किया। तो उस हवाले से टेक्निकली भी आप उसको देखें कि हमने कितना साउंड किया, उसको कितना हकीकत के करीब किया है कि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि शायद ये हकीकत में दो ट्विन सिस्टर्स हैं। हाँ बिल्कुल, ये टेक्निकली इस तरह की चीज़ों को दिखाना, मैं कहती हूँ सबसे मुश्किल काम होता है, और ये बहुत बड़ा काम होता है कि आप एक ही शख्स के दो रूप दिखा रहे हैं। और उसमें मैं वही बिल्कुल, और सबसे बड़ी जो उसमें बात है कि लिमिटेड बजट में जो हमारे रिसोर्सेज हैं, यहाँ तो हम किसी बाहर की इंडस्ट्री में बैठे हो ना, हमारे पास क्रोमास और एनिमेशंस और वो सारी चीज़ें मौजूद हो, हमने बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में बहुत लिमिटेड टाइम में अपनी सारी चीज़ों को करना होता है। तो ये टेक्निकली काफ़ी डिफिकल्ट है जिस तरीके से हमने इसको किया हुआ है। अच्छा, ऑनेस्टली अशर, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, ठीक है आपके ड्रामे को या कहीं ना कहीं उस सीन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन जब हमारी किसी चीज़ को उस पर मीम्स बनना शुरू हो जाए, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमें खुद भी हंसी आ रही होती है। जैसे वो पारीगढ़ वाला भी था कि यहाँ है हमारी कार है, तो आपको भी हंसी आती है कि मीम्स भी इस तरह की आ रही है, ऊपर पिक्चर्स ऐसी लगा रहे हैं लोग कि हमें हैरत होती है, लोग कहाँ से सोचते हैं। ऑब्वियसली बिल्कुल, आई एम एंजॉयिंग, और मुझे अपने तमाम व्यूवर्स की तख्लीकी सलाहियतों को दाद भी देनी चाहिए। और मुझसे अभी एक दो सोशल मीडिया मैगजीन्स ने भी क्वेश्चंस किए थे, मैंने खैर उसमें एक मैसेज जरूर व्यूवर्स को दिया था कि कमाल है आप लोगों की तख्लीकी सलाहियतों को सलाम, लेकिन कोशिश करें कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि इसके ऊपर मीम्स बनाई जाए। उससे ज्यादा हमारे अंदर माशरे में बहुत सारे सोशल इशूज हैं, हमारे मुल्क के मसाइल हैं, कोई ऐसी चीजों को हाईलाइट करें बजाय इसके कि आप ये शिजा और फिजा के पीछे पड़ गए। मैं सुबह देख रहा था, नाम नहीं लूंगा, लेकिन बेतहाशा ब्रांड्स जो हैं वो अपनी एड कैंपेन्स अब इस शिजा और फिजा के ऊपर डिजाइन कर रहे हैं, बेतहाशा प्रोडक्ट्स की मैंने सुबह देखी। आप लोग हैशटैग करके सर्च करें तो आपको नजर आने लग जाएंगे। तो ऑब्वियसली हमें अपने व्यूवर्स की तख्लीकी सलाहियतों पे तो बहुत नाज हो रहा है,
और एक फायदा मेरा ख्याल ये हुआ है कि एक सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पे महंगाई डिस्कस हो रही थी वो पीछे चली गई है और फिजा और शिजा ज्यादा डिस्कस हो रही है। आगे हो गई है, बल्कि अब तो गाड़ियों के नाम भी फिजा और शिजा पे रखे जा रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ हुकूमत का फायदा कर दिया है हमारे व्यूवर्स ने, हमारी हुकूमत का फायदा कर दिया है फिजा और शिजा ने। मैं वही बात कह रही थी कि अक्सर कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हमें खुद भी हंसी आ रही होती है कि अब ये लोगों का रुख किस तरफ चला गया। पहले तनकीद थी और तनकीद से अब वो मजाक या मजाक बन गया है। हाँ, लेकिन उसमें एक चीज है कि तनकीद करनी चाहिए, व्यूवर्स को भी एक मैसेज है, लेकिन मैंने कुछ लोगों के मैसेजेस देखे हैं जो बहुत ज्यादा तज़ीक आमेज हैं हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, आर्टिस्टों के लिए। तो ऐसी बात नहीं है, हम ये आप लोगों के लिए मेहनत करके इस तरह के प्लेस बनाते हैं और एक प्ले नहीं है, बेतहाशा प्लेस है। बस कोई चीज डिस्कस होने लग जाए तो काइंडली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको देख के तज़ीक आमेज कमेंट्स ना करें। आप मीम्स बना रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, हमें खुद अच्छा लग रहा है, लेकिन तज़ीक आप किसी की ना करें। जी बिल्कुल, आपने सही बात की और मेरा ख्याल है ऐसी नेगेटिविटी को हमें अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। लोग जो मर्जी बात कह रहे हैं आप सिर्फ एंजॉय करें, जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं उनको ब्लॉक कर दें, सीधी सी बात है। नहीं, हम एंजॉय करते, मैं ऑब्वियसली ब्लॉक की बात भी नहीं। मैं देखें अक्सर एक बात कहता हूँ, ये इंटरव्यू भी और इससे पहले भी 2-3 सोशल मीडिया के हवाले से मैगजीन्स, दीवा वगैरह ने जो भी जिन्होंने पूछा, तो लोग समझ रहे हैं कि शायद हम अपनी कोई जस्टिफिकेशन दे रहे हैं या अपनी कोई वजाहत दे रहे हैं कि हमने गलत नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है, ये जस्ट एक सेशंस हैं, आंसर एंड क्वेश्चंस, तो उस हवाले से बात करें। वरना मैं अक्सर कहता हूँ कि मैच्योरिटी का एक लेवल यही होता है कि आप वजाहत देना छोड़ देते हैं, आप बस खामोशी से लोगों की बात सुनते हैं और मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, वैसे मेरा तो ख्याल है कि अब आज के बाद लोग जो भी ट्विंस लड़कियों को देखेंगे उनको फिजा और शिजा ही कहेंगे, क्योंकि ये इतना ज्यादा वायरल हो गया है ट्विंस बहनों पे। जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो एमन और मनाल को रिलेट किया जा रहा है कि द रियल शिजा एंड फिजा। और मैं देख रहा था सुबह 2 उनके रेस्टोरेंट्स की मैंने पोस्ट देखी है जिन्होंने 50% डिस्काउंट ऑफर कर दिया फॉर एवरी फिजा एंड शिजा। यानी कि कोई भी ट्विन सिस्टर्स आए तो उनको 50% डिस्काउंट मिलेगी। ये वैसे जबरदस्त चीज हो गई है। चलिए, हमारे लिए तो मैं समझता हूँ क्रेडिट है, हमारी वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुद ये कह रही हूँ, चले आपकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को फायदा पहुंच रहा है, खासतौर पर फिजा और शिजा को, जो भी इस नाम की लड़कियां या ट्विंस बहनें हो। बिल्कुल ऐसे ही है, जितनी भी ट्विन सिस्टर्स हैं। अच्छा, एक चीज और भी इस ड्रामे में, जैसे आप कह रहे थे कि एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई कि जो खातून उनके घर में थी वो उन्होंने ये साजिश की, वो मेरा ख्याल है आपने वो पुप्पो का करैक्टर बनाया है उनका, है ना? जी बिल्कुल, जी तो बिल्कुल, वही बात, फिर ये बात तो फिर ये भी आ गई ना कि आपने जो एक रिवायती पुप्पो वाली जो चीज थी वो इसमें डाल दी। वो कोई भी खातून हो सकती थी। इस पे काफी जो पुप्पो हैं वो नाराज हो जाती हैं कि पुप्पों को क्यों कहा जाता है कि वो लड़ाई दिलवाती हैं। नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है। वो अक्सर एक मजाक भी बना हुआ है ना कि हर शादी में कोई ना कोई एक फुफो नाराज होके बैठी होती है। तो एक्चुअली बस वो एक बन गई है मिथ के फुफो शायद ऐसी, वरना बहुत लविंग फुफोस भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली कहानी जब बना रहे होते हैं, जिस तरह हम अपने मीडिया में देखें तो हम सास के पीछे पड़े हुए हैं, तो ऐसी बात नहीं है, हर सास भी जालिम नहीं होती, बहुत सारी लविंग सास भी होती हैं। तो वो ऑब्वियसली बेसिकली मैं वही कह रहा हूँ ना कि लोग उसको रियलिटी की तरह ना लेके चले। मैंने भी जो आपको बताया कि जो ट्रू इंसिडेंट था वो शायद एज इट इज नहीं था। ट्रू इंसिडेंट में से सिर्फ एक चीज की हमने इंस्पिरेशन ली कि इस तरह जो 2 जुड़वा बहनें थी वो स्वैप हो गई ड्यू टू एनी इंसिडेंट, चाहे वो गलती थी चाहे वो किसी की साजिश थी। उस इंस्पिरेशन को लेके एक कहानी नेट की, उसको बनाया, और उस कहानी को बनाने का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट था। बेसिकली ये प्ले जिस सीरीज का पार्ट है, हकीकत एक ड्रामा सीरीज थी A+ पे, जो सोशल टैबूज और इसी किस्म के सोशल इश्यूज पे बेस कर रही थी। अभी इत्तेफाक से उसका एक एपिसोड का एक सीन वायरल हुआ है। अगर बाकी लोग एपिसोड देखें तो उसमें से भी कोई ना कोई चीज निकाल के वायरल कर देंगे। तो पूरी सीरीज ही इसी किस्म के डिफरेंट इश्यूज पे थी, जिसमें चाइल्ड अब्यूज भी था और बेतहाशा इश्यूज थे जो हमारे माशरे के बेसिकली। अब उसमें एक कहानी थी कि मोबाइल का एक क्लिप वायरल हुआ है खातून का, तो उनकी जिंदगी बर्बाद होगी। तो ये सब हमारे माशरे में होता है, लेकिन हम एज इट इज एक्सपोज नहीं करते। उसमें से एक वाकया उठा के उसके गिर्द एक कहानी नेट करके उसमें एंटरटेनमेंट का पहलू लग के उसको अपने व्यूवर्स के लिए पेश कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि बाहर से लिफाफा देखकर तो अंदर के प्रोडक्ट का अंदाजा नहीं करना चाहिए, पहले अंदर देख लेना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, फिर उसके बाद ही आपको कोई ना कोई जजमेंट देनी चाहिए। तो वही हाल मेरा ख्याल है शिजा और फिजा वाले ड्रामे का भी हुआ है। तो अशर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने चले बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दी हैं, लेकिन बहरहाल हमारे लोगों को कोई ना कोई वजह चाहिए होती है मीम्स बनाने की या फिर किसी ना किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने की। आप क्रिटिसाइज़ ज़रूर करें, लेकिन इतनी नहीं कि किसी के तज़हीक आमेज़ कमेंट्स आप करना शुरू कर दें। बहरहाल ये ड्रामा सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा था, तो हमने भी सोचा हम भी अपने प्रोग्राम में इस पर कुछ डिस्कस कर लें। अभी एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मछली डॉक्टर कहते हैं, बल्कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मछली हर किसी के लिए हर किस्म के फ़ायदेमंद है, उसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ख़ास तौर पे जो मछली और दीगर समुद्री जानवर हैं उनमें जो ओमेगा 3 पाया जाता है, उस हवाले से कहा जाता है कि वो ख़ास तौर पर इंसानी स्किन है, नेल्स हैं, बाल हैं, या आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उसको कम करने के लिए, और दीगर कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए फ़ायदेमंद हैं, उनको ठीक करने के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में ये बात भी करना चाहते हैं कि जनाब जो मछली का तेल है या मछली से और कौन कौन से फ़ायदे हैं वो हमें मिल सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शिफा अली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शिफा। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी बिल्कुल, आई कैन हियर यू। अच्छा डॉक्टर शिफा, जैसे मैं बात कर रही थी कि मछली से बहुत सी बीमारियों का भी इलाज है, बल्कि अब तो मछली के तेल से भी कहते हैं कि इससे बहुत सी बीमारियों का इलाज है। मछली का तेल क्या उतना ही फायदेमंद है जितना मछली खाना? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और इसका कंपैरिजन अगर हम ये करें कि मछली खाना ज़्यादा फायदेमंद है या मछली का तेल, मेरा ख्याल है कि दोनों के अपने अलग अलग फ़वाइद हैं, क्योंकि मछली में हमें ओमेगा 3 या जो अच्छे गुड फैट्स हैं, उसके अलावा हमें प्रोटीन भी और कुछ और विटामिन्स और कुछ मिनरल्स भी बहुत ही अहम मिल जाते हैं। लेकिन मछली का तेल जो है उसकी सिग्निफिकेंस मैं ये नहीं कह सकती कि किसी सूरत कम हो जाती है, क्योंकि मछली के तेल में से जो खास किस्म की चिकनाइयाँ या फैटी एसिड्स हमें मिलते हैं वो जैसे आप खुद भी बहुत बता चुकी हैं कि जिस्म में बहुत सी बीमारियों को सॉल्व करने का बाइस है। बल्कि ये देखा गया है कि बहुत सी क्रॉनिक डिजीजेस में ये देखा गया कि वो जो खास किस्म की फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उसमें मौजूद हैं, वो उन बीमारियों में बहुत ही कम हो जाते हैं, और उनको अगर दिया जाए तो जिस्म से सोजिश कम करने का बाइस बनते हैं। इनको खास तौर पे एक ओमेगा 3, सारे ओमेगा 3 एक किस्म के नहीं होते, और एक बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी इनकी होती है जिसको DHA कहते हैं, वो मछली में या मछली के तेल में पाए जाते हैं। तो मछली का तेल एक बहुत ही सुपीरियर किस्म का सप्लीमेंट या कहा जा सकता है, जो कि बहुत सी बीमारियां जैसे कि कैंसर से बचाने में इसका रोल है। इसका खून की शरीयानों में जैसे हो जाती है, कैल्सिफिकेशन हो जाती है या वो हार्ड हो जाती हैं, उनको खुला रखने में इसका बहुत अच्छा रोल है। अच्छा, ब्रेन के बहुत से फंक्शंस में ओमेगा 3 का रोल है। प्रेगनेंसी में हम अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी ना मछली को गर्म कह के तो बंद कर दिया जाता है, ये मछली के कैप्सूल्स को गर्म कह के बंद कर दिया जाता है। हालांकि उस वक्त बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है उसके लिए मछली का तेल या मछली का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही मैं कहूँगी ब्रेनी बच्चा, यानी कि ज़हीन बच्चा जो है ना, उसका दिमाग बहुत ज़हीन बनेगा। और इसी तरह जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनके लिए भी ये इस्तेमाल करना बहुत ही एक मैं कहूँगी फायदेमंद और कीमती, बल्कि कौम के ऊपर इंसान होगा। मतलब क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मछली के जो कैप्सूल, तेल के जो कैप्सूल्स होते हैं, ऑयल कैप्सूल्स, क्या उनको खाया जा सकता है? क्योंकि हमारा तो कॉन्सेप्ट ये है कि मछली भी थोड़ी गर्म होती है, वो ज्यादा इस मौसम में, सर्दी के मौसम में खाई जाए तो बेहतर है, तो मछली का तेल भी फिर गर्म है। ये एक बड़ा ही कॉमन सा एक मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि मछली का इस्तेमाल सिर्फ हमें सर्दी के मौसम में ही करना चाहिए और गर्मियों में नहीं करना चाहिए, या प्रेगनेंसी में नहीं गर्म होती है। इससे मैं कहूँगी कि माएँ जो है ना, लेडीज या टू बी मदर्स जो है, वो बहुत सी अच्छी ग़िज़ाइयत से महरूम रह जाएंगी अगर हम उनको नहीं देंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो ओमेगा 3 है और ओमेगा 3 की ये सुपीरियर वाली फॉर्म, ये मिलती ही हमें इन फिश ऑयल सप्लीमेंट से या फिश से ही मिलती है, ये हमें और खुराकों से उतनी अच्छी मिकदार में नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। ब्रेन सेल्स, बच्चों के नर्व्स, कुछ इस तरह की न्यूरॉन्स बनने होते हैं, दिमाग के कुछ सेल्स इस तरह के बनने होते हैं जिससे वो बहुत ही ज्यादा आगे जाके उनकी मूड पे, उनकी समझने की सलाहियत पे, उनके इमोशंस पे बहुत अच्छा पॉजिटिव असर पड़ता है। ये उस वक्त डेवलपमेंट हो जाए, मैं रिकमेंड करती हूँ कि जरूर लें, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी के मशवरे और एडवाइस के बगैर ना लें। अच्छा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मेरा ख्याल है, क्योंकि आप कोई भी अगर मेडिकेशन करना चाह रहे हैं या ऐसे कोई सप्लीमेंट्स लेना चाह रहे हैं तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर शिफा, अभी आप बात कर रही थी कि बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर इससे बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं। तो बच्चों को किस तरह ये दी जाए मछली का तेल? क्या सप्लीमेंट्स की सूरत में, या इसका वैसे ही ऑयल मिलता है वो बच्चों को पिलाया जाए तो उससे उनकी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती है? अच्छा, पहली चीज तो इसके अंदर सबसे अच्छी चीज ये होगी कि बच्चों को फ्रीक्वेंटली मछली खिलाई जाए, थ्राइस वीकली, हफ्ते में 3 बार एटलीस्ट, या रोजाना भी खिलाई जा सकती है।
और उसमें तेल तली हुई मछली ना हो और वो किसी और फॉर्म में बेक्ड फॉर्म में हो, यानी कि हमें उसके अंदर बाकी जो ऑयल्स कुकिंग ऑयल्स हैं वो इस्तेमाल ना कर रहे हैं, उसके अपने तेल के फवायद हम उठा रहे हो। तो बच्चे अगर मछली इटसेल्फ पूरी खा लेते हैं तो उनकी बाकी जो ग्रोथ उसके अंदर उनको प्रोटीन चाहिए, बाकी विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए वो भी आ जाएंगे और साथ ही ओमेगा 3 भी आ जाएगा। और अगर वो उस तरह से नहीं खाते या छोटे बच्चे हैं या हमें लगता है कि किसी फेज में हमारा डॉक्टर या डाइटिशियन हमें ये कहता है कि जी इस बच्चे में मुझे लगता है कि इसको सप्लीमेंट्स की जरूरत है, तो आप सप्लीमेंट्स जो हैं इसके ऑयल की शक्ल में भी अवेलेबल होते हैं, कैप्सूल्स भी जेल शेप जैसे होता है, उसको आप खोल के डॉक्टर की एडवाइस है वो किसी भी फूड में मिला के दिए जा सकते हैं, कंज्यूम किए जा सकते हैं। अच्छा, मतलब बच्चे को फिर किस एज से ये दे सकते हैं? क्योंकि अगर आप कह रही हैं कि बच्चे को फ्रीक्वेंट खिलाया जाए, अक्सर बच्चों का टेस्ट डेवलप नहीं होता इस तरह की चीजों पे, तो वो फिर बच्चे को किस तरह मतलब दिए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसमें ये है कि एज तो इसकी मैं कहूँगी शुरू से, जैसे प्री प्रेगनेंसी से ही प्रेगनेंसी में जो माँ ले रही है वो बच्चे को लग रहा है, फिर उसके बाद दूध पिलाने वाली माँ अगर खुद ले लेती हैं तो बच्चे को दूध में वो चला जाता है। अगर वो वीनिंग पे आ गया, 6 माह का बच्चा है, तो हम उसको ड्रॉप्स की शक्ल में दे सकते हैं, उसमें तो उस वक्त एहतजाज भी नहीं करना, वो तो चुप करके ले लेगा। इसी तरह से जो थोड़े बड़े बच्चे हो जाएंगे उनके अंदर आप ये, इसका थोड़ा सा ऑफ फ्लेवर होता है, लेकिन सप्लीमेंट्स का फायदा ये हो सकता है कि आपका जो डाइटिशियन या आपका डॉक्टर आपको लिख के दे रहा है वो उसकी डोजेजेस देख लेता है, तो वो थोड़ी सी डोज भी जाएगी तो बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। यानी ये नहीं होता कि हमने चमचों के चमचे पिलाने हैं, तो वो थोड़ी सी डोज भी आप 2-3 ड्रॉप उसको देंगे 5 ml या 2 ml, तो उसमें वो पूरा हो जाता है। तो ये हो सकता है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कभी मछली खिला दी और कभी हमने सप्लीमेंट दे दिया। अच्छा, किस तरह की बीमारियों में जो लोग मुब्तला हैं उनको मछली का तेल, क्योंकि हम ज्यादा बात कर रहे हैं मछली के तेल के हवाले से, मछली ज़ाहिर हर किसी को अवेलेबल नहीं होती है, अब तो वैसे ही मछली के रेट्स भी ज्यादा हो गए हैं तो हर कोई नहीं मछली खा सकता, तो अगर मछली के कैप्सूल्स अगर कोई ले सकता है या किसी की पहुंच में है तो वो किस तरह खाएं, किस तरह, क्या इसकी कोई रूटीन बनानी पड़ती है कि आपको दिन में कितनी मर्तबा खाने होते हैं? अच्छा, एक तो आपने कहा कि किन किन कंडीशंस में लेने चाहिए, इसमें आर्थराइटिस वाले लोगों को बहुत फायदेमंद होता है। जैसे में कोई भी ऐसी चीज जिसमें सोजिश हो रही हो, जैसे गैस्ट्राइटिस होता है, उसके अंदर भी यानी मैदे में सोजिश हो जाती है, उसमें भी आंतों की सोजिश में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह जैसे मैंने आर्थराइटिस, हड्डियों की बीमारियों में, दिल की बीमारियों में, सब बीमारियों के लोग इसको ले सकते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, और ये जो आपने बात की कि फिश के मुकाबले में हम ये इस्तेमाल कर लें, तो यहाँ पे एक मैं बात बताना चाहूंगी कि सप्लीमेंट्स जो असली अच्छी क्वालिटी के फिश ऑयल के सप्लीमेंट्स मिलते हैं ना, वो तो मछली से महंगे ही होंगे। इस वक्त मार्केट में मैंने देखा है, क्योंकि मैं ज़ाहिर डाइटिशियन और बहुत अरसे से काम कर रही हूँ और मैं इस एंगल पे भी काम कर चुकी हूँ कि मैंने मार्केट में देखा हर कीमत के और हर किस्म के फिश ऑयल अवेलेबल हैं, लेकिन उसको जब लैब में टेस्ट करवाया जाए तो उसके अंदर वो मिकदार असल अच्छे वाले फैटी एसिड DHA की वो मिकदार पाई ही नहीं जाती जिसकी जरूरत है, जिसकी थेराप्यूटिक डोज जिसको हम कहते हैं ना, कि यानी उस लेवल पे जिसपे उसने अपना काम दिखाना है वो उसमें पाई नहीं जाती। तो अगर आप सस्ता सा कोई सा भी उठा लेते हैं तो ज्यादा एहतमाल इस बात का है कि उन्होंने उसके अंदर कोई सा भी ऑयल डाला हुआ है और शायद वो फिश ऑयल नहीं है या उसकी मिकदार बहुत कम है। तो इसलिए अगर तो मछली खा सके तो वो मैं कहूंगी फिर भी सस्ती पड़ेगी। लेकिन अगर फिश ऑयल लेकिन उसमें ये होगा ना कि वो मछली एक ही बार खाई जाएगी, जो सप्लीमेंट्स है वो रोज खा सकेंगे। जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम एक दफा उसमें खर्चा कर लेते हैं तो वो सप्लीमेंट्स फिर हम डेली हम वो ले सकते हैं और थ्रू आउट हम अपनी ले सकते हैं। तो अपनी सेहत पे खर्चा कर लेना वाकई बेहतर है, बजाय इसके कि बाद में दवाइयों पे किया जाए या दवाइयों पे खर्चा किया जाए, सेहत खराब ना भी। सही। तो बिल्कुल ये आपकी बात ठीक है कि आपने, लेकिन किसी अच्छी ब्रांड के किसी और डोज कौन सी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी एज क्या है और उसके हवाले से आपको डोज क्या चाहिए, ये आपको कोई डाइटिशियन या डॉक्टर ही बता सकता है कि वो कौन से आपके लिए मुनासिब होंगे, उसके हवाले से बिल्कुल लिए जा सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल आपने ठीक बात की कि कोई अच्छा डाइटिशियन ही आपको बता सकता है कि आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको कौन सा सप्लीमेंट कितनी इसकी जरूरत है तो वो आप खाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिफा आपके वक्त का, आपकी गुफ्तगू का। एक छोटी सी ब्रेक से भी हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। रूह अफ़ज़ा के किचन से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे किचन में कुछ रूह अफ़ज़ा से ज़बरदस्त सी ड्रिंक बनने जा रही है। तो अनम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है आयशा, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। क्या बना रही हैं? जब आप मुझे देखा करेंगे मैं कहीं इधर उधर रिलैक्स होकर नवाबों की तरह बैठी, नवाबों की तरह नवाबी सवैयां बना हाँ नवाबी सवैयां। उस दिन आप समझ आया करें कि उस दिन मैं रूह अफ़ज़ा के साथ कोई अच्छी सी ड्रिंक बना रही, कोई रिफ्रेशिंग सी इजी ड्रिंक बनाने जा रही हूँ जिसमें मुझे बिल्कुल भी कोई टाइम टेकिंग नहीं है। मतलब अगर मेरे घर में ऐसे हो कि मेहमान आ रहे हो और मैंने ये बनाना हो ड्रिंक, तब भी मैंने ऐसे ही रिलैक्स होकर बैठे होना है, क्योंकि मैंने खाली ड्रिंक थोड़ी उनको पिलाना है। ये भी है, बाकी काम मैं पहले कर लूंगी। हाँ, लेकिन अगर मैंने ड्रिंक पिलानी है सिर्फ तो फिर बड़ा रिलैक्स मोड है। तो आज हम रूह अफ़ज़ा के साथ जरा थोड़ा लंबा सा नाम है इसका, बेसिकली हम रूह अफ़ज़ा स्ट्रॉबेरी कोकोनट स्मूदी बना रहे हैं आज। लंबा नाम है, लंबा नाम है ना। हाँ, रूह अफ़ज़ा स्ट्रॉबेरी कोकोनट स्मूदी। अच्छा, इसको दो तरह से बनाया जा सकता है। अगर आप चाहें तो जो फ्रेश कोकोनट होता है उसके साथ भी बना सकते हैं, कोकोनट मिल्क के साथ भी बना सकते हैं और कोकोनट पाउडर के साथ भी बना सकते हैं। मतलब तीन चीजें आपको अवेलेबल मार्केट से वैसे भी, और इन तीनों चीजों का ही अलग अलग जायका आएगा। पाउडर का अलहदा आएगा, फ्रेश कोकोनट का अलहदा आएगा और मिल्क का तो बिल्कुल ही अलहदा आएगा। अनम, ये पीना कोलाडा टाइप तो नहीं है? काइंड ऑफ ये स्मूदी है। पीना कोलाडा बेसिकली शेक है। तो क्योंकि ये योगर्ट बेस्ड होती है, जो चीज योगर्ट बेस्ड होती है वो स्मूदी होती है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स है आयशा इसके अंदर जाएगा तकरीबन रूह अफ़ज़ा हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है वो जाएगा तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। उसके बाद इसके अंदर 1 कप योगर्ट जाएगी, इसके अंदर 1 से 2 ग्लास मिल्क जाएगा। इसके अंदर इसमें मैं कोकोनट पाउडर यूज कर रही हूँ, तो इसमें मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब कोकोनट पाउडर ऐड करूंगी। अगर आप मिल्क करते हैं तो फिर जो आपने रेगुलर मिल्क लिया है वो आप 1 ग्लास लेंगे और जो कोकोनट मिल्क है वो 1 ग्लास लेंगे, तो क्वांटिटी 2 ग्लास हो जाएगी उसकी। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है मैं हमदर्द की हनी ऐड करूंगी। और अच्छा, जैसे कि आगे सीजन आता जाएगा तो स्ट्रॉबेरीज आ जाएंगी फ्रेश, लेकिन फिलहाल मैं फ्रोजन जो है स्ट्रॉबेरीज यूज कर रही। और मिठास के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं हमदर्द की हनी यूज कर रही हूँ। तो सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, कोई इतना ज्यादा नहीं। अच्छा, ये मिल्क है 1 कप 1 ग्लास के करीब। अच्छा, ये फ्रोजन योगर्ट्स है वो स्ट्रॉबेरीज, वो मैं इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 कप के करीब योगर्ट, जो कि आज हमारी बहुत ही अच्छी और फ्रेश योगर्ट है। अच्छा, मेरा ख्याल है 3 से 4 ग्लास तो आराम से बन जाएगा। जी, आराम से बन जाएंगे। उसके बाद आप ये देख रही थी डाइल्यूट जो वो होता है कोकोनट पाउडर, जो कि ज्यादातर हम बेकिंग के अंदर यूज करते हैं। तो ये है वो कोकोनट, ठीक है जी। 2 से 3 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे। अच्छा से कोकोनट का फ्लेवर भी आए। जी बिल्कुल, ज्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। हाँ बिल्कुल। उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगी वनीला एसेंस। हर ड्रिंक की जान, हर ड्रिंक की जान, वाकई सही बात है। जैसे हमदर्द का रूह अफ़ज़ा हर ड्रिंक की हमारी जान है, उसके साथ इसका भी जरा ऐड ऑन करें, फ्लेवर ऐड मिक्स होके और ज्यादा एनहांस हो जाता है। उसके बाद जो है हम इसके अंदर डालेंगे रूह अफ़ज़ा। अच्छा, रूह अफ़ज़ा जो है मैं थोड़ा सा ग्लास में भी ऐड ऑन करूंगी ताकि जो है उससे फ्लेवर कलर देने के लिए। हाँ जी। उसके बाद हमदर्द की जो हनी है, जो कि आपको पता है कि बिल्कुल ही फ्रेश उस बी से बनती है बिल्कुल, और ये इसका फ्लेवर जो है बड़ा अच्छा फ्रेश हनी है जो कि आपके घरों तक पहुंचाई जाती है। आपको अब दूर दूर इलाकों से अच्छे शहद के लिए तलाश करने की जरूरत नहीं है। अब तो मार्केट में माशाल्लाह ज़बरदस्त इतनी अवेलेबल है। और हमदर्द की जो हनी है वो बिल्कुल फ्रेश उसका फ्लेवर है, उसका ज़बरदस्त टेस्ट है। तो हमारा ड्रिंक भी बस मेरा कलर मिक्सिंग वाला रह गया है और टाइम भी थोड़ा रह गया है। तो अनम, हम चाहेंगे कि फटाफट हमारा ड्रिंक जो है सर्व भी करें ताकि हमारे नाज़रीन देख भी नहीं थे किस तरह का बना है। अच्छा, इसमें स्ट्रॉबेरीज अच्छी तरह उसको मतलब ब्लेंड करने की जरूरत है। स्ट्रॉबेरीज को अच्छी तरीके से बेसिकली जो है हमारा इंपॉर्टेंट स्ट्रॉबेरीज। अच्छा, अब थोड़ा सा जो है रूह अफ़ज़ा के साथ हम अपने ग्लास को थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे, ठीक है जी, इस तरह से, ताकि एक वो स्पाइरल सा फॉर्म बन जाए, ताकि अच्छा सा जो है ग्लास में कहीं ना कहीं जो है हमारा हमदर्द का रूह अफ़ज़ा जो है वो सेट हो जाए। उसके बाद ये ठंडा सा जो हमारी स्मूदी है वो हम इसके अंदर ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है जी। और ये चने जी, हमारी स्मूदी भी रेडी है, जबरदस्त स्मूदी है, रूह अफ़ज़ा कोकोनट स्ट्रॉबेरी स्मूदी, जबरदस्ती हमारी स्मूदी भी रेडी है। इसको बनाएं और एंजॉय करें। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।